तो gentlemen, वेलकम बैक फॉर द सेकंड सेशन। काइंडली मुझे कंफर्म करें मेरी आवाज़ क्लियरली पहुंच रही है और मेरी स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही है आप लोगों तक। जी, अरसलान, उमैर, आप एनीवन आउट ऑफ यू प्लीज Yes, sir. कंफर्मिंग। चलिए ठीक है, थैंक यू। Yes, sir. Everything is right. Thank So that's great. So Umair Khan, are you ready for the discussion? you. Yes, sir. I am ready. That's great. So, gentlemen, you missed that activity yesterday, day before yesterday. That was very wonderful and very learning activity. लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट भी किया और इससे सीखा भी एक दूसरे से हमने, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज नॉट योर टेस्ट, दैट इज योर जस्ट शेयर योर learning experience with other colleagues so that you have more fair idea about the things what you have learned here. एक्सप्रेस करने से चीजें जो है ना वो फिर ज्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। बात आपके जेहन में एक चीज का कंसेप्ट बना होता है, लेकिन आप उसको अल्फाज में प्रॉपर ब्रीफ नहीं कर पाते। तो इसलिए इसको जरूरी है कि तो आप हमें जो है ना, चले इन द मीन वाइल बाकी लोग भी आ जाए। तो आप काइंडली जरा हमें बता दें थोड़ा ओशा के मुताबिक के मतलब ओशा जो है उसके बारे में आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा इस ट्रेनिंग में फ्रॉम द स्टार्ट। ये ओशा क्या है, कब बनी, क्या मिशन है इसका, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कैसे ये परफॉर्म करती है, कौन से फंक्शन इसके हैं जिनसे ये कंट्रोल करती है हेल्थ एंड सेफ्टी को यूएस के अंदर। इस बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर लें करेंगे, चाहे आप उर्दू में कर दें, चाहे इंग्लिश में कर दें, चाहे मिक्स करके कर दें, सब कुछ। जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमने ओशा कोर्स शुरू किया था जिसका आज छठा या पांचवा क्लास है। सर, हमने ओशा जो यूएसए में ओशा को क्यों मतलब के पहले तो बनाने की ज़रूरत पड़ी। इसकी वजह थी कि इंडस्ट्रियल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते थे, जैसे फायर वगैरह की वजह से काफ़ी ज़्यादा होते थे। तो इसके लिए और ओश जो था उन्होंने एक एक्ट मुतारिफ कराया जिसका उन्होंने बाद में ओशा नाम दिया। तो सर, इसमें ये बना कि इन्होंने ओशा के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। मतलब कि इन्होंने जो ओशा के स्टैंडर्ड बनाए वो सारे जो थे इन्होंने। सर, मेरा आवाज़ सही आ रहा है? बिल्कुल ठीक, प्लीज जी कंटिन्यू सर। करें। सर, जो मैं जरा चाय इन्होंने पी रहा ओशा हूँ के साथ, इसलिए स्टैंडर्ड शायद हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी आपको डिस्टर्ब लग रही हो, बट यू शुड कंटिन्यू, आप बोले, हम सुन रहे जी हैं। सर, जो उन्होंने सर ओशा के स्टैंडर्ड बनाए हैं इन्होंने टोटली जो है ये मतलब कि स्ट्रेटजिकली इसको ऑब्जर्व करके ही बनाए हैं। तो जी। इंडस्ट्री में जो हैज़र्ड होते हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए और कैसे हमें फंक्शन करने चाहिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट, उसके हम्म, हिसाब से बना है। तो हमने इसमें कुछ पढ़े थे, वर्किंग एंड वर्किंग सरफेस जो था हमारा हमारा पहला था। इसमें स्लिप एंड ट्रिप हो जाती है कभी कभी इंडस्ट्री में। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए जो थे इन्होंने हम्म, बताया कि कैसे हमें जो हमारा ग्राउंड है हम्म, इंडोर और आउटडोर हो गया, तो उसमें जो इंडोर हो गया तो वहाँ पे चीज़ें बिखरी नहीं होनी चाहिए, इनसे स्लिप हो सकता है बंदा। तो ये उन्होंने कुछ अपने दिए थे स्टैंडर्ड्स। यस, वेरी गुड। कुछ पढ़े हैं सर, काफ़ी ज़्यादा पढ़े। सर, कौन कौन से और सर, टॉपिक आपने पढ़े हैं? सरफेस की तो बात कर ली आपने, और भी हमें कुछ बताए ना। जी सर। तो सर, जो हमने पीपीटी पढ़ी थी तो पीपीटी के हिसाब से जो होता है हम उसका यूज़ भी हमने पढ़ा था। तो हम्म, जो इनमें सर हम ईयरबड्स यूज़ करते हैं। सर, मेरा जो हमारा एक मतलब इंटर्नशिप थी हमारी हम्म, आर्क्रोमा पाकिस्तान में। तो वहाँ पे हम एक मतलब कि उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो वहाँ पे हम गए थे, जो कंबशन चेंबर होता है तो उसमें जहाँ पे सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जनरेटर था। सही। तो सर वहाँ पे उसका काफ़ी ज़्यादा शोर था, तो हमने ईयरबड्स जिसको हम कहते हैं तो वो हमने लगाए थे कानों में। तो वहाँ पे हम एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन रहे थे, तो ये था ईयर्स को बचाने के लिए। और हम्म, जो होता है हम जैसे लैब्स के अंदर जाते हैं तो हम मास्क का यूज़ करते हैं और ऊपर हम्म, से दूसरे भी कुछ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जैसे हैंड ग्लव्स हो गए। तो जैसे हम्म, वहाँ पे कुछ माइक्रोब्स होते हैं, कुछ हमारे इंसान के भी होते हैं माइक्रोब्स जो मतलब कि आगे जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और हम्म, कुछ वहाँ से भी आ जाते हैं, जैसे ट्रांसफरेबल और ट्रांसमिसिबल डिजीज हो जाती है। exactly, तो बिल्कुल, वेरी ये हम फाइन।
किस किस्म के जी सर। पैथोजन जो हैं जो आपने इस स्पेसिफिक ट्रेनिंग में अब तक डिस्कस किए हैं? जी सर। सर हमने सर हमने हेपेटाइटिस बी की बात की, हेपेटाइटिस सी की बात की, एच जी आई सर, वी एड्स की कोविड, बात की, कोरोना कोविड। कोरोना की हो गई, कोविड हो गई हाँ, सर, ये कोरोना तो सारे। यूनिवर्सल एक वो था ना, मतलब एक एक वो कंटीजियसनेस इसके अंदर आ जाती है, बट स्पेसिफिक तो जिस इस ट्रेनिंग से रिलेटेड हमने तीन मेन जो है ना वो वायरसेस जो है उनको डिस्कस किया था कि जो मतलब कुछ की सिर्फ वैक्सीनेशन हो सकती है, कुछ की ट्रीटमेंट है, बट वो ट्रीटमेंट भी इतनी डेंजरस है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी ट्रीटमेंट भी नहीं है, ठीक है ना। जी सो सर। दैट्स गुड, गुड इनफ। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप पॉइंट को डिस्कस करते हैं ना, तो आप उसको रिलेट करते हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ। दैट इज वंडरफुल, मुझे ये आपकी बड़ी अच्छी लगी ये चीज़। और जी थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। और ऐसा है कि ओशा बेसिकली, आपको पता ही है, आपने पढ़ा भी होगा, दोबारा भी रिवाइज कीजिएगा इसको। बेसिकली ओएसएच एक्ट जो है वो इसकी बुनियाद है ओशा की। ओएसएच जी एक्ट एक सर। रेगुलेशन है, एक एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जो 1970 में उसको दिसंबर 1970 में उसको पास किया गया उनकी कांग्रेस ने। आपको पता है ना, ममालिक के अंदर जब कानून बनते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट की या उनकी जो भी कांग्रेस होती है उनकी मंजूरी जरूरी होती है, ठीक है ना। और जी सर बिल्कुल। जब वो मंजूर हो जाता है, अप्रूवल हो जाती है, तो फिर वो एक्सरसाइज होता है, ठीक है ना। उसी एक्ट के तहत उस एक्ट के अंदर ये लिखा गया था कि एक एजेंसी क्रिएट की जाएगी, एक सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट की जाएगी, जो पूरे यूएस के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करेगी, ठीक है ना। तो उस मैनेजमेंट के लिए ये एजेंसी क्रिएट की। और फिर उसके बाद इनका जो मेन मिशन था, दैट इज टू प्रिवेंट दी हैजर्ड्स। हैजर्ड प्रिवेंशन इनका था, टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ ऑल द अमेरिकन वर्कर्स इन देयर जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। अब इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने फिर आगे मुख्तलिफ स्टेप्स लिए, जैसे स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है, इंस्पेक्शन है, या मतलब है कि शेयर्ड जो मतलब कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन विद एम्प्लॉयर्स है, ये सारी चीजें इन्होंने, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, अवेयरनेस है, दे परफॉर्म ऑल दीज थिंग्स, और कंटिन्यूअसली ये लोग ये कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और इनके पास पावर्स होती हैं, अथॉरिटीज होती हैं, टू परफॉर्म द इंस्पेक्शंस ऑफ ऑल दी साइट्स, टू इन्फोर्स द स्टैंडर्ड्स। बेसिकली इनका काम है जो स्टैंडर्ड इन्होंने मेंटेन किए, डेवलप किए हैं, उनको एज इट इज वर्क जो एम्प्लॉयर है वो मतलब इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ना, अगर कोई कानून है, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, वो तो एक कागज का टुकड़ा ही होगा ना। तो इसलिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। सिर्फ एक्ट का बनना जरूरी नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंट होना उससे ज्यादा जरूरी होता है। तो उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेसिकली ये सारा खाता उन्होंने किया, उसको ओशा ने सारा ये प्रोसेस परफॉर्म करके। चलिए ग्रेट, जी थैंक यू। सर। चले ठीक है, चले उमर खान, दैट्स वंडरफुल, जबरदस्त, माशाल्लाह। अब हम बात करते हैं आगे, जो परमिट रिक्वायर्ड स्पेस है जी, इसकी बात कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक। सो जेंटलमैन, you may have encountered different types of the uh, uh, spaces of the which are displayed in the pictures, ठीक है ना। इसमें सबसे मतलब है कि मेन इसकी जो डेफिनेशन की जाती है वो दैट इज कि इसमें एंट्री जो है वो बड़ी लिमिटेड होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो इसका पोर्शन होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। इसको हम कन्फाइंड स्पेस, ओशा इसी को डिफाइन करती है कि एंट्री लिमिटेड है, बहुत मुश्किल से उसमें एक या दो बंदे गुजर सकते हैं, एक ही अमूमन। और लेकिन नीचे पूरा इसका मैकेनिज्म मौजूद होता है, जैसे ये टनल्स हैं, टैंक्स हैं, वेल्स हैं, कलवर्ट्स हैं, मैनहोल्स हैं, साइलोसिस हैं, डिफरेंट किस्म की। आपने बड़े बड़े कंटेनर देखे होंगे, ये ट्रांसपोर्ट के जो पीएसओ वगैरह जो ट्रांसपोर्ट करती है लिक्विड्स या गैसेस, ये वो उनमें भी वो भी इसी तरह कंफाइंड स्पेसेस ही होती हैं। So limited openings for entry and exit, not designed for continuous occupancy। ये इसकी खूबियां हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। मतलब जिनके अंदर ये चीजें होंगी उनको आप कंफाइंड स्पेस डिक्लेयर करेंगे, और कंफाइंड स्पेस डिक्लेयर करने के बाद फिर वो कंफाइंड स्पेस के जितने स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये आम बंदा इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं होगा कंफाइंड स्पेस होती है क्या, उसको तो यही पता होगा कि यार ये कुआं है या गटर है,
लेकिन आपको पता होगा being professional that is a confined space and we have to apply the prevention control standards which we have studied into our knowledge. ठीक है नहीं? Large enough for workers to enter and perform tasks, बड़ी होती है नीचे से, जैसे पेट बड़ा होता है, एग्जाम्पल टैंक, स्टोरेज, पेन्स, पिट्स एक्सेट्रा जो आपके सामने नजर आ रही है। अब इसकी मजीद अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मतलब इसके अंदर जो मतलब हेजर्डियस सिचुएशंस होती हैं, जो डेंजरस सिचुएशंस होती हैं, जिनकी वजह से हमें एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस इसके लिए करनी पड़ती है इसके अंदर काम करने के लिए। कंटेन्स और हैज पोटेंशियल फॉर हेजर्डियस एटमॉस्फेयर, जैसे हमने हेजर्डियस सब्सटेंसेस की बात की, हेजर्डियस मटेरियल्स की बात की, ठीक है ना। तो इस तरह की गैसेस, लिक्विड्स, इवन के सॉलिड्स भी, जो कि मतलब है कि आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं, इनकी प्रेजेंस हो सकती है इनके अंदर, और होती है, ठीक है ना। कंटेन्स मटेरियल दैट कुड इनगल्फ एंड एंट्री, क्योंकि इसके अंदर मतलब है कि लाइट का भी लिमिटेड फंक्शन होता है, इसकी एंट्री भी स्मॉल होती है। इसमें कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जो बंदा उतरा है अंदर काम करने के लिए, वो उसको ये अपनी तरफ खींचती है, इनगल्फ कर लेती है, उसको कैच कर लेती है और नीचे की तरफ, क्योंकि अगर आपने सीढ़ी लगा के उतरना है या किसी और तरीके से, तो वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है ना, जो नीचे की तरफ आपको खींचती है, तो ये आपको कैच करती है बेसिकली। Has walls that converge inward or floors that slopes downwards and tapered, ठीक है ना। जिसके अंदर ऐसी वॉल्स हो सकती हैं जिसने ज़ाहिर नीचे ही गिरना है, फिर वो आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपको नीचे ही गिराएगी, ऊपर तो नहीं खींचेगी, मतलब है कि। इसी तरह कंटेन्स एनी अदर रिकग्नाइज सीरियस सेफ्टी और हेल्थ हैजर्ड्स, रिकग्नाइज कोई फिजिकल अंदर, मतलब है कि लाइट की कमी हो सकती है, ठीक है ना, हेल्थ का इशू हो सकता है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है। इसीलिए तो जब ये कन्फाइंड स्पेस को आइडेंटिफाई करने के बाद जब इसके अंदर काम किया जाता है ना, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। हम्म। जैसे मैंने आपको बार बार इस चीज के ऊपर फोकस किया है कि जो भी एक्टिविटी है ना, उसको मैनेज किया जाता है थ्रू आप सेफ्टी प्लान और प्रोसीजर, ठीक है ना। मतलब आप कंफाइंड स्पेस, अगर ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं आपकी वर्क साइट के अंदर, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कंफाइंड स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है, वहाँ प्लान की जरूरत है, प्रोसीजर की जरूरत है। और अगर कहीं पे कोई वायलेशन हो रही हो, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है ना। वो क्या क्या चीजें हैं आगे, मतलब है जिनको हमें इंश्योर करना होता है कि मतलब इस तरह की सिचुएशन जो है इस स्पेस के अंदर मौजूद ना हो। मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी अगर है तो उसकी डिटेक्शन हो, अगर कोई टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, अगर कोई मतलब हैजर्डियस मटेरियल है, अगर कोई मतलब है कि अमूमन आपने देखा होगा ये जो गटर्स होती है ना, जिनमें लोग मतलब ये जेंटल के लोग जाके काम करते हैं, ये बेचारे बड़ी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान में तो इतना कल्चर नहीं है, बाहर तो जो प्रॉपर जो इनके अंदर अंदर जाते हैं रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, देखिए कोई भी स्पेस इस तरह की जो होती है उसके अंदर तो आपको जाना पड़ता है। मतलब अगर कहीं के अंदर जो मशीनरी काम कर रही है, कोई फंक्शन काम कर रहा है, कोई पाइप अंदर मौजूद है, वो कट गए हैं, वो डैमेज हो गए हैं, आपकी सप्लाई रुक गई है, या अंदर से कोई ब्लॉकेज हो गई है, तो उसकी रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए तो इंस्पेक्शन के लिए भी आपको जाना तो पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अंदर जाने के लिए आपको स्पेसिफिक जो है एक प्रोसीजर की जरूरत होती है। और इसी तरह ऐसा कोई मटेरियल जो आपको इनगल्फ कर सकता है, मसलन अगर सीढ़ी है टूटी हुई है, ठीक है ना, या मतलब है कि इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज है जो आपको खींच सकती है नीचे, मतलब आप गिर सकते हैं, इनगल्फ कर लेगी, मतलब है कि वो आपको खींच लेगी अपनी तरफ, इनवर्ड कन्वर्जेंस, वट एवर अदर हालत माई यू एनकाउंटर। इसके अलावा ये कॉमन मतलब एक जो इंजरीज होती हैं वो भी इसके अंदर हो सकती हैं। मसलन पुअर लाइट की वजह से आप किसी चीज से टकरा गए हैं, मसलन आप प्रॉपर ट्रेन नहीं है, आपकी जो सीढ़ी है जिससे आप नीचे उतरनी है वो भी क्या है, ठीक है, और टेस्टिंग नहीं हुई है आपने प्रॉपर बिफोर स्टार्टिंग द वर्क एंट्रिंग इनटू द कन्फाइंड स्पेस, देन यू कैन फेस अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता अंदर कोई फेंट हो गया, ठीक है ना,
तो अब अगर आपने उसको रेस्क्यू करने का कोई मैकेनिज्म आपके पास मौजूद नहीं है, तो अंदर वाला बंदा जो है वो खुदा ना खास्ता अंदर ही मतलब उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है ना। तो इसलिए आगे हम देखते हैं मजीद इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पोर्शन पहले आ गया। अच्छा चले, इवेलुएट वर्क प्लेस फॉर परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेसिस बीइंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर साइट। फर्स्ट जो आपकी प्राइम ड्यूटी है, पहले तो एक नॉर्मल स्पेस के अंदर और एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर फर्क है। ठीक है। और अगर कन्फाइंड स्पेस को आप उसको एज पर प्रोसीजर और नॉलेज की बेस के ऊपर आप डिटरमिन कर लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर जो प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स हैं कन्फाइंड स्पेस के, वो अप्लाई करें। ठीक है। उसमें आपका जो भी सेफ्टी प्लान है वहाँ पे, मतलब वो वर्क परमिट उसका होना चाहिए पहले। उसके बाद जो भी अंदर मेंटेनेंस की टीम है, उनको कंफाइंड स्पेस के अंदर जाके सेफ्टी मतलब है कि मेजर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा जो उसका सुपरविजन करने वाला जो भी पर्सन है जो आउटसाइड ऑफ द परमिट वो सॉरी कंफाइंड स्पेस खड़ा है, तो उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर इन केस अंदर से कोई प्रॉब्लम फील होती है तो वो फौरन, क्योंकि वो रोप लगा के जाते हैं बाकायदा, और अगर अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो वो रेस्पिरेटर पहन के जाती है अंदर। ठीक है ना। बिफोर एंटरिंग चेक किया जाता है उसके अंदर जाके कि कहीं पे कोई हैजर्डियस सिचुएशन ऐसी तो नहीं है जो कि जानलेवा साबित हो सके, कोई फिजिकल इंजरी हो सके, कोई गैशियस कोई हैजर्डियस मटेरियल अंदर मौजूद है। बार बार उसके टेस्ट होते हैं, ऑक्सीजन लेवल अंदर टेस्ट होता है, उसके मुताबिक फिर इक्विपमेंट जो है वो पहना जाता है। ठीक है। और तब उसके अंदर उतरा जाता है, और उसके बाद बाहर सुपरविजन के लिए एक बंदा मौजूद होता है जो कि क्योंकि जो बड़ी कन्फाइंड स्पेसिस होती हैं उनके अंदर तो वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब ये जो टेस्टिंग हो गई आपकी, मतलब बिफोर एंट्री जो टेस्टिंग वगैरह होती है, ऑक्सीजन कंटेंट, फ्लेमेबल गैसेस एंड वेपर्स, पोटेंशियल टॉक्सिक एयर कंटामिनेंट्स, कंटिन्यूअसली मॉनिटर एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग एंट्री। एक तो आप मतलब है कि एंट्री से पहले उसको चेक करते हैं, फिर एंट्री के दौरान में भी आप उसको कंटिन्यूअसली चेक करते रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद परमिट होना चाहिए आपके पास। मस्ट इंक्लूड स्पेस टू बी एंटर्ड, ऑथराइज्ड एंट्रेंट्स। हाँ, ये भी जरूरी पॉइंट है बीइंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द साइट, कि एंट्री सिर्फ ऑथराइज लोग करें। ठीक है। अटेंडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, सुपरवाइजर जो है बाहर वो मौजूद होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा हैजर्ड्स ऑफ द स्पेस जितने भी हैं वो आइडेंटिफाइड होने चाहिए। मेजर्स टू आइसोलेट द स्पेस एंड एलिमिनेट कंट्रोल हैजर्ड्स। ठीक है। आइसोलेशन का मतलब यही होता है कि आप उसको बाकायदा एक मतलब डेंजरस स्पेस कंसीडर करें, उसको कन्फाइंड स्पेस डिक्लेयर करें। अगर आप मसलन उसको नॉर्मल स्पेस के थ्रू ट्रीट करेंगे, तो फिर उसमें आपको परमिट रिक्वायर्ड नहीं होगा। उसमें आपको स्पेसिफिक जो कन्फाइंड स्पेस की एंट्री के जो प्रोसीजर्स आपने बनाए हुए हैं वो आप परफॉर्म नहीं करेंगे, टेस्टिंग नहीं करेंगे, और अब बाहर से आप अटेंडेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, और रेस्क्यू वाली टीम को आप अलर्ट नहीं रखेंगे। ठीक है। अब बंदा अंदर गया है, एक गया है, दो गए या तीन गए हैं, जितने भी उन्होंने अंदर कोई मेंटेनेंस वगैरह करनी है, मिसाल ले लें ना, आप गटर की ही मिसाल ले लें, या आप साइलोसिस की मिसाल ले लें, या आप किसी कंटेनर की मिसाल ले लें जो बड़ा, जिसकी एंट्री लिमिटेड है। अगर उन्हें नीचे जाके कोई काम करना है, तो उनको मतलब है कि नीचे पहुंचाना भी है और सेफली वापस भी लेके आना है। तो अमूमी तौर पे तो मतलब बड़े बड़े साइलोसिस होते हैं, इनके अंदर आपने देखा होगा कि ये जो स्टीयर्स होती हैं, सॉलिड जो मेटल की स्टीयर्स होती हैं, ये मौजूद होती हैं बड़ी बड़ी कन्फाइंड स्पेसिस के अंदर। नहीं है तो ये जो पोर्टेबल लैडर्स होती हैं, इनका भी यूज़ किया जाता है। अब इनको यूज़ करने के लिए, और जो अंदर लाइफ लाइन होती है, लाइफ लाइन का आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। लाइफ लाइन बेसिकली क्या होती है, वो रोप होता है जो कि जो एंट्रेंट होते हैं, जिनके साथ मतलब उसको बांध के नीचे स्पेस के अंदर पहुंचाया जाता है ताकि वो अपना काम कर लें। और अगर कोई हैजर्डियस सिचुएशन होगी तो वो सिग्नल करते हैं अंदर से, मतलब रोप को हिलाते हैं या मतलब कोई सिग्नल करते हैं, बाहर वाले को पता चलता है अटेंडेंट को कि अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसको पुल अप कर लेते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है
अंदर अचानक कोई मतलब ऐसी गैस जो है ना वो लीक हो रही हो, जो कि बड़ी डेंजरस हो और आपको फेंट कर दे, बेहोश कर दे, तो इससे पहले कि मतलब आप कोई सिग्नल ना कर सकें, आप फौरन रोप को बुलाते हैं या उसको सिग्नल करते हैं जो अटेंडेंट होता है, तो वो आपको बाहर मतलब पुल अप कर लेता है, और बाहर जो है ना आपकी इमरजेंसी रिस्पांस की टीम मौजूद होती है, रेस्क्यू वाले जो होती हैं, ठीक है ना, जो फर्स्ट एड वगैरह, अगर आपको फर्स्ट एड की जरूरत है फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई फिजिकल इंजरी हुई है तो आपकी चोट शोट लगी है उसको ट्रीट कर लेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई और ज्यादा मेजर मसला हो गया तो आपको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है जी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑथराइज्ड एंट्रेंट्स कौन होते हैं जी? वर्कर्स हु एंटर द स्पेस। इनकी ऑथराइजेशन होती है बाकायदा, जो परमिट बनता है उसके ऊपर ये मेंशन होते हैं। अटेंडेंट्स मॉनिटर्स एंट्रेंस फ्रॉम आउटसाइड द स्पेस, जो बाहर मौजूद होते हैं। एंट्री सुपरवाइजर्स ओवरसीज एंटायर ऑपरेशंस एंड ऑथराइज्ड एंट्री। ठीक है। ये मेन जो इसके मतलब है कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं इस पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। और बैक एंड पे आपकी जो इमरजेंसी रेस्क्यू की टीम्स हैं वो भी रेडी होती हैं, एक्टिव होती हैं इन केस ऑफ any emergency. They have to quickly respond and manage that any hazardous situation or any risk. ठीक है। All workers must receive proper training before working in permit spaces. ठीक है। Additional training required for job duty changes or new hazards. आप देखें ये चीजें कितनी टिपिकल चीजें हैं कि मतलब अब एक टीम है आपकी स्पेसिफिकली ट्रेंड है कन्फाइंड स्पेस के लिए, दो है तीन लोग हैं, अचानक उनमें से कोई छुट्टी चला गया, ठीक है ना, अब नया बंदा उसके साथ अटैच कर देती है। लेकिन अगर वो बंदा ट्रेन नहीं है उस एंट्री के लिए, स्पेसिफिक कन्फाइंड स्पेस के लिए, तो क्या होगा? एक मतलब हेजिडियस सिचुएशन को आप रिस्क में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू इंश्योर द पर्सन हु इज बीइंग एंटर्ड इनटू दैट कन्फाइंड स्पेस शुड बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड बिफोर एंट्रिंग। ठीक है ना। आपने आपका काम सिर्फ वहां पे मतलब है कि देखना नहीं है चीजों को, चीजों को प्रिवेंट करना नहीं है, कंट्रोल मेजर्स को इंश्योर करना नहीं है। ठीक है ना। कहीं पे आप कोई ऐसा एक्शन देखें जहाँ पे सीरियस रिस्क है तो टेक एक्शन इमीडिएटली, डोंट वेस्ट द टाइम। मतलब है कि आप उसमें सीनियर को बताएं, सीनियर जो है वो आगे मैनेजमेंट के चक्कर में हो कि इसको बताना है, इसको बताना है, ये करना है, वो करना है, बंदा जो है वो खुदा न खास्ता आपके हाथ से निकल जाए। क्योंकि तो इसमें बड़ी सीरियसनेस शो करनी होती है। डेथ्स जब होती हैं तो जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो बड़े बड़े उसमें फंस जाते हैं लोग। और हेल्थ एंड सेफ्टी के तो आपको पता है फिर फिर इनके ऊपर बाहर आता है काफी लोगों के ऊपर। तो इन्वेस्टिगेशन में फिर ज़ाहिर चीजें आती हैं कि क्या आपने जो कन्फाइंड स्पेस के सेफ स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया, आपने आइडेंटिफिकेशन की, आपने प्रॉपर इसका इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाया, आपने ऑथराइज्ड एंट्रेंस जो है उनको अलाउ किया, आपने सुपरविजन बाय इंश्योर की, आपने क्या इमरजेंसी रिस्पांस इंश्योर किया, तो आपने मतलब अंदर टेस्टिंग की। टेस्ट के सारे रिजल्ट फिर वो उनकी रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सारी चेक होती है। ठीक है ना। अगर आपने वो टेस्टिंग नहीं की होगी, हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि बस ठीक है यार, अंदर से बस सूंघ लिया, ऊपर से स्मेल स्मेल कोई नहीं यार, चलो ठीक है यार, सब ठीक है। मतलब इस तरह का जो कैजुअल एटीट्यूड है, ये प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है। ठीक है ना। ये जो गाड़ी एटीट्यूड आपको मतलब पाकिस्तान में तो आम मिलेगा, लेकिन आपने प्रोफेशनल बनना है। आपने मतलब है कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करना, अपने जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है। और अगर कहीं पे आप गलती देखें उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो ट्रेनिंग को प्रॉपर जो है ये देखें, ये आपकी पूरा वो मतलब है कि पुलिंग का और आपका मतलब है कि मैकेनिज्म होता है जो कि कन्फाइंड स्पेस के लिए यूज किया जाता है पुली के जरिए। और जो आपकी सेफ्टी बेल्ट होती है, हार्नेसेस वगैरह होती है, क्योंकि ये इसको आप हाँ वर्क एट हाइट भी कह सकते हैं ना। मतलब एक बंदा हाइट से ड्रॉप हो गई नीचे जा रहा है ना, उसके लिए तो वो हाइट ही है ना। नीचे जब ग्राउंड लेवल तो उसका वो है जहाँ पे कन्फाइंड स्पेस की ग्राउंड है, ठीक है। तो इसके लिए इस तरह का इक्विपमेंट यूज होता है, मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट होता है। और मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि उसकी जो टेस्टिंग हुई है उसमें कोई हेजिडियस गैसेस तो नहीं है, या ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है।
तो फिर रेस्पिरेटर भी यूज होते हैं, ठीक है। लाइट्स यूज होती है लाजमी, ठीक है। और ये तो लाइफ लाइन होती है ना उनकी। इसके अलावा लेटर्स का भी यूज किया जाता है। और बिफोर दैट जब कन्फाइंड स्पेस को वर्क स्टार्ट किया जाता है तो उससे पहले कोशिश की जाती है कि उसमें अमूमन इस तरह की जो स्पेसिस होती है वहाँ पे वेंटिलेशन का सिस्टम भी मौजूद होता है अंदर, ठीक है ना। तो बिफोर एंट्री ये जो सेव वर्क मेथड होता है आपका, ये प्रोसीजर होता है जिसको हम परमिट परमिट कहते हैं, उसके अंदर ये चीजें मेंशन होती हैं कि बिफोर एंट्री आप वहाँ पे जो वेंटिलेशन के लिए अगर आपने कोई एग्जॉस्ट फैन अंदर लगाए हुए हैं उसको चला दें, उसको रन करें, ठीक है ना। और अगर ये भी देखें कि ऐसा ना हो कि अंदर जाके कोई पाइप फट जाए और पानी हो उसके अंदर, वो पानी से ही भर जाए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि अंदर जाए तो आपका मतलब है कि कोई गैस लीक हो रही हो, गैस का पाइप हो, और आपकी जो मतलब है कि किसी हो सकता है कोई स्मोकर हो, स्मोकिंग के दौरान में वो इग्निशन मिल जाए, वहां पे ब्लास्ट हो जाए, आग लग जाए, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसमें यही होता है जो अटेंडेंट होते हैं वो फौरन एक्शन लेते हैं, पुल अप करते हैं। और स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो तो यही है, इसके यूज किया जाए, ठीक है। कहीं भी आपको नहीं नजर आता तो फिर आप अपने मैनेजमेंट के साथ बात करें, उनको कहें कि जी ये सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट दिस ऑपरेटर्स शुड बी यूज्ड टू मेक श्योर कि कन्फाइंड स्पेस की जितनी भी वर्क एक्टिविटी है दैट शुड बी सिक्योर्ड, ठीक है ना। ऑलवेज फॉलो प्रॉपर एंट्री प्रोसीजर। एंट्री प्रोसीजर का प्लान आपने बनाना है, बीइंग प्रोफेशनल, ठीक है ना। और उसको एक सीक्वेंस के साथ आपने बनाना है। आपने सबसे पहले एक कन्फाइंड स्पेस डिक्लेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। उसके बाद जब वो डिक्लेयर हो जाएगी तो फिर वो प्रोसीजर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसमें आपने मतलब एंट्रेंस की ट्रेनिंग, उसमें आपने मतलब अटेंडेंट की ट्रेनिंग, उसमें आपने इमरजेंसी रेस्क्यू वालों की ट्रेनिंग, प्रोविजन ऑफ द अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, जो जिस स्पेस के लिए जिस किस्म का टेस्टिंग इक्विपमेंट, टेस्ट मीटर होते हैं ऑक्सीजन की टेस्टिंग के लिए, नॉइज की टेस्टिंग के लिए, आपको पता है ना नॉइज मीटर होता है, ठीक है ना। तो नॉइज की टेस्टिंग के लिए मतलब मीटर्स होते हैं डिजिटल, आजकल तो बड़े मतलब लेटेस्ट इक्विपमेंट मौजूद हैं जो फौरन अंदर की टेस्टिंग, आपको अंदर भी नहीं जाना पड़ता, बाहर से ही टेस्टिंग हो जाती है इनकी, ठीक है ना। तो टेस्टर जो होते हैं, जो टेस्ट करने वाली टीम होती है वो अलग होती है। वो मतलब आप अंदर एंट्री करने से पहले टेस्टिंग होती है, सारी वो टेस्टिंग रिपोर्ट उसमें आपके जो परमिट होता है उसके अंदर लिखी जाती है। और फिर जब वहाँ पे सारा अप्रोप्रिएट मतलब मेजर्स ले लिए जाते हैं, देन एंट्री होती है वहाँ पे, ठीक है। एंट्री करने के बाद जितना टाइम आपने प्लान किया होता है, जो फॉल्ट होता है अंदर उसकी रेक्टिफिकेशन की जाती है, देन पुल अप पीपल, जितने भी होते हैं मतलब एंट्रेंस होते हैं उनको पुल अप किया जाता है, और दोबारा फिर उसको टेस्ट किया जाता है, बाद में भी टेस्ट किया जाता है कि अंदर मतलब है कि कोई किसी किस्म का आप लोग हैं मिसाल के तौर पे, हो सकता है एक फॉल्ट को वो ठीक कर गए, उनकी किसी गलती की वजह से हो सकता है, या कोई नेग्लिजेंस की वजह से कोई दूसरा फॉल्ट वहाँ पैदा हो जाए, वह किसी ने कोई जो है वो लीवर जो है वो पहले ऑफ किया फिर ऑन कर दिया किसी चीज का, गैस का, ठीक है ना। अब वो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क, दैट यू शुड हैव आइडिया कि आप वहाँ पे मतलब है कि इंश्योर करें कि वो सिक्योर है, एंड देन यू कम मूव आउट, ठीक है जी। तो इस तरह ये कन्फाइंड स्पेस का टॉपिक, वैसे तो इसके अंदर डिटेल्स मौजूद हैं और भी ज़्यादा हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो आप पहले कन्फाइंड स्पेस की अंडरस्टैंडिंग करें कि ये नॉर्मल स्पेस में कन्फाइंड स्पेस में डिफरेंस क्या होता है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और फिर उसको डिक्लेयर करें कन्फाइंड स्पेस। और डिक्लेयर करने के बाद फिर वे अप्रोप्रिएट सेफ वर्क प्रोसीजर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और जितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने यहाँ पे पढ़ी, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, इनको इंश्योर करना होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी के बंदे का काम यही होता है, हमारा काम यही होता है साइट्स के ऊपर। हम देखते हैं कि जहाँ पे कोई स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कोई काम हो रहा है हम फौरन एक्शन लेते हैं और उसको एज पर स्टैंडर्ड परफॉर्म करते हैं, ताकि सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है। सेफ्टी इसी तरह मेजर से लेने से होगी ना, मतलब सोचने से तो नहीं होगी कि ना दुआ करने से होगी। सेफ्टी तो एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टेप
लेने से होगी, मतलब जो कंट्रोल मेजर्स आपने पढ़े हैं सीखे हैं उनको फॉर्म करने से होगी। अगर वर्क परमिट नहीं है तो टेक एक्शन इमीडिएटली कि विदाउट वर्क परमिट यू डू नॉट अलाउ एंट्रेंस टू एंटर द कन्फाइंड स्पेस, ठीक है। अगर टेस्टिंग नहीं हुई, डू नॉट अलाउ देम टू एंटर इनटू द कन्फाइंड स्पेस। अगर आपके पास अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट नहीं है, ट्रेन लोग नहीं है एंट्री करने वाले, देन डू नॉट अलाउ देम, ठीक है ना। आप वहाँ पे खड़े हो जाए, स्टैंड ले लेंगे, सर मैं किसी इंसान की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता, दिस इज रिस्की, ठीक है ना। लोग कहते हैं चलो यार अंदर जाके देखेंगे कि जो भी होना है हो जाएगा। इस टाइप ऑफ कैजुअल एटीट्यूड शुड नॉट बी टॉलरेटेड इन एज फार एज हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड इज कंसर्न, ठीक है ना। हमें तो हर चीज पे एक्शन लेना होता है एज पर हमारी ये जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ते हैं, ये क्यों सीखते हैं। अगर हमने इन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई नहीं करना तो फिर इनके सीखने का फायदा ही कोई नहीं है। फिर तो हम अल्लाह वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ये कैजुअल एटीट्यूड है कि अल्लाह वारिस, ये तो वो ठीक है, अल्लाह तो हर चीज का वारिस है ही है, लेकिन अल्लाह ये भी कहता है कि आप एहतियात भी करें, ठीक है ना। उसने नॉलेज बनाया, जो लोग नॉलेज के ऊपर चलते हैं, इनकी रिसर्च करते हैं, सेफ मेथड्स प्रोसीजर्स बनाते हैं, वो भी डेवलप भी कर जाते हैं। आप देख लें, हम कहते हैं जी कि गोरे काफर है तो ये है तो वो है, और वो कितने मतलब डेवलप कर चुके हैं सिर्फ नॉलेज की बेस के ऊपर। और हम जो है वो पुराने पड़े हुए हैं उन चीज़ों के अंदर के, यार नहीं सेफ्टी खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दैट शुड नॉट बी happen like that. This attitude should be changed towards a proper मतलब कहते हैं ना सेफ्टी कल्चर, ठीक है ना। अब हमें सेफ्टी कल्चर को अपनाना चाहिए अगर हमने डेवलप करना है आगे तो। एनीवेज, सो जुगमैन, एनी क्वेश्चन सो फार कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड? किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, अगर कोई है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, अदरवाइज हम इसको स्टॉप करते हैं, देन फिर हम थर्ड सेशन के लिए इंशाल्लाह 5 to 7 मिनट्स के बाद। जी अरसलान, जी प्लीज अरसलान, यू हैव रेज योर हैंड, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। आवाज़ आ रही है सर? श्योर श्योर, बिल्कुल अब आई है आपकी आवाज। सर, टनल्स को और जैसे फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड पावर हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसको हम एज ए कंफाइंड स्पेस कंसीडर कर सकते हैं? देखिए, जो भी आपने टनल है या मतलब अंडरग्राउंड जो भी चीज है, उसमें आपने देखना क्या है कि इसकी एंट्री जो है वो किस तरह की है। अगर एंट्री उसकी मतलब, और एक और उसमें करेक्टरिस्टिक्स है कि दैट इज नॉट फॉर कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी। मतलब अगर तो आपके मतलब आपने कोई टनल बनाई हुई है जिसमें कोई ऑफिस बनाया हुआ है, आप रेगुलर वहां पे सुबह से शाम तक 8 घंटे बैठते हैं या रात में जाके काम करते हैं, जैसे ये मतलब है कि आपके एटॉमिक पावर वाले होते हैं ये वो, तो उनको आप कन्फाइंड स्पेस कंसीडर नहीं करेंगे जहाँ पे कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी होती है। कन्फाइंड स्पेस वो होती है जहाँ पे कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी नहीं होती, आपको ओकेजनल कभी कभी वहां पे मतलब है कि किसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसमें एंट्री करनी पड़ती है, दैट इज ए कन्फाइंड स्पेस। तो जब भी आप डिफरेंशिएट करें कन्फाइंड स्पेस में और नॉन कन्फाइंड स्पेस में, हमेशा जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स के अंदर आपने पढ़ी हैं, उनको जहन में रखें, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को जहन में रखें, ठीक है ना। तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी कन्फाइंड स्पेस को डिक्लेयर करने में, एक स्पेसिफिक स्पेस। और सर, वैसे फॉर जी, फॉर एग्जांपल किसी टनल में या अंडरग्राउंड कोई पावर हाउस कंस्ट्रक्शन हो, वो एक्सीवेशन हो रही है और वर्क डेली रूटीन पे चल रहा है, हाँ, तो अगर वो डेली रूटीन पे चल रहा है, वर्कर दैट वुड जा रहे नॉट हैं बी तो कन्फाइंड स्पेस, वो नहीं होगी फिर कन्फाइंड स्पेस, ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना। अगर वहां पे रेगुलर एक्टिविटीज हो रही है, रेगुलर काम हो रहा है, तो वो कन्फाइंड स्पेस कंसिडर नहीं होती। कन्फाइंड स्पेस वही कंसिडर होती है जो कि ओकेजनल ऑक्यूपेंसी के लिए होती है, कभी ओके। कभार मतलब किसी खास मकसद के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आप देखें, आप रेगुलर वहां पे जा रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पे नॉर्मल आबो हवा है, इन्वायरमेंट साफ है वहां पे, तभी आप जा रहे हैं ना, और प्रॉपर आपने मैकेनिज्म बनाया हुआ है, ठीक है ना। और एंट्री भी उसकी आपने प्रॉपर बड़े गेट लगाए होंगे, बड़े बड़े दरवाजे लगाए होंगे, कोई छोटा तो नहीं होगा कि जिसमें एक बंदा या दो बंदे एट वन टाइम एंटर हो सके। तो कन्फाइंड स्पेस को स्पेसिफिक आप इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं उस सेंस में आप देखें, एंट्री स्मॉल होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। ऑक्यूपेंसी जो है वो ओकेजनल होनी चाहिए, और फॉर द टाइम बीइंग के वहाँ पे किसी मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए आपको कभी कभार जरूरत पड़ती हो एंट्री करने के लिए। आजकल तो वैसे मैं आपको बताऊं कि जो मैकेनाइज्ड सिस्टम है ना लेटेस्ट, उसमें डिस्करेज किया जाता है कि आप जो मतलब है कि पर्सनल एंट्री है
उसको डिस्करेज करें। अब बाज़ का ऐसा होता है ना कि कुछ साइलोसिस होती हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उनके अंदर कुछ टाइम के बाद आप मसलन कहीं किसी में आप लिक्विड जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बार बार उसमें तेल डाल के इधर से दूसरे का, तो वो फिर पता है आपको कुछ खास टाइम के बाद उसकी सफाई सुथराई की जरूरत पड़ जाती है। उसकी कोई अंदर मतलब जंग लग जाता है, कोई अंदर गंदी पड़ जाती है, कोई अंदर पाइप ब्लॉकेज हो जाती है, ड्रेन ब्लॉकेज हो जाती है। तो उनको दूर करने के लिए फिर आपको कभी कभार एंट्री करनी पड़ती है, या एक स्केजुअल एंट्री भी होती है कि वहाँ पे सफाई सुथराई के लिए। तो वो फिर मतलब एज ए कन्फाइंड स्पेस कंसिडर होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ओशा का स्टैंडर्ड तो ये भी कहता है कि आप के सामने अगर बिजली की कोई तार पड़ी है तो यू शुड ऑलवेज कंसिडर इट एज लाइव वायर। लेकिन आपका एटीट्यूड बीइंग प्रोफेशनल ये नहीं होना चाहिए कि यार ये तार पड़ी है तो इसमें करंट नहीं है, ये डेड है। यू शुड ऑलवेज फील इट लाइक लाइव वायर, ठीक है ना। तो इसी तरह जो कन्फाइंड स्पेस होगी, इवन अगर अंदर नहीं भी है कोई हैजर्डियस सिचुएशन, तब भी आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है ना, अगर आपने उसको कन्फाइंड स्पेस डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन अगर आप ने नहीं किया और एक्चुअली वो कन्फाइंड स्पेस है, तो इसका मतलब है आपका नॉलेज ठीक नहीं है, यू आर नॉट ए प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है। अगर आपको उसकी करेक्टरिस्टिक्स का नहीं पता, आपने एक नॉर्मल स्पेस को कन्फाइंड स्पेस कंसिडर कर लिया है, या नॉर्मल या कन्फाइंड स्पेस को अगर नॉर्मल भी आपने कंसिडर कर लिया, तब भी दोनों सूरतों में आपको फॉल्ट होगा फिर। तो इसलिए सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करें नॉर्मल स्पेस को, कन्फाइंड स्पेस को, ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करें, उसके मुताबिक फिर उसको डिक्लेयर करें। जब उसको डिक्लेयर कर देंगे आप, तो फिर वहां पे जितने भी कन्फाइंड स्पेस के सेफ प्रोसीजर्स हैं ना, वो अप्लाई हो जाएंगे। नॉर्मल आप जैसे बता रहे हैं ना कि टनल्स के अंदर कोई पावर हाउस स्टेशन बना हुआ है, डेली रूटीन में वहाँ पे लोग अपना रूटीन में काम करते हैं, 6 महीने साल हो सकता है, 2 साल का प्रोजेक्ट हो, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन है, आपको रेस्पिरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, मास्क की जरूरत नहीं पड़ती, या कोई इस टाइप की चीज़ की आपको, या आपको कोई एक 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 बंदा करके तो उसमें एंटर नहीं होते होंगे ना, उसमें तो मतलब पूरा स्टाफ जाता होगा। दैट इज नॉट ए कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस हमेशा वही होती है जहाँ पे एंट्री मुश्किल से हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी असला? जी सर, सर थैंक यू। इवन क्लियर, थैंक यू सर। चलिए जबरदस्त। सो चिल्ड्रन, लेट्स हैव ब्रेक फॉर 5 to 7 minutes। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फॉर द थर्ड सेशन, फॉर द थर्ड टॉपिक, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह आफ्टर 5 to 7 minutes।